दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की कि आज मार्केट स्टार्टिंग में क्यों गिरा, उसके बाद में रिकवरी क्यों मिली और प्लस सोमवार को मार्केट वापस से क्यों नीचे आ सकता है। बॉटम बन चुका है क्या, इन्वेस्टर सभी इसमें कैश लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर नहीं, बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, तो आप इसको चेक कर लेना। जैसा कि दोस्तों आज हमने देखा कि 12.5 साल में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जिसमें रुपीस इतना ऊपर गया है, तकरीबन 2% का जंप देखने को मिला है। 2% की काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है और पिछली बार भी रीजन था आरबीआई, अभी भी रीजन है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ने बैन लगा दिया है ट्रेडिंग पर जो कि बैंक्स कर रहे थे डॉलर के अंदर। अब ये कैप डिसाइड हो चुकी है 100 मिलियन की, कि एक दिन में आप इतनी ही पोजीशन को ले सकते हैं। क्योंकि पहले क्या चल रहा था, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मामला चल रहा था। आप देख सकते हैं 150 बिलियन के हिसाब से दिन में ट्रेडिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, साथ में रुपीस कंटिन्यूसली वीक हो रहा था। बैंक्स ये सब चीजें कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, बट आरबीआई ने कर दिया यहाँ पे काम अपना कि क्या है कि बैंक्स का जो मेन काम है, जो कोर काम है, वो ट्रेडिंग करना नहीं है। तो इसकी वजह से रुपीस को काफी सपोर्ट मिला। पॉइंट ये है कि रुपीस यहाँ से कितना आगे और ऊपर जा सकता है या फिर रुपीस वापस से गिरना शुरू होगा, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि जब भी रुपीस गिरता है, या डॉलर हम बोल सकते हैं, डॉलर की बात करते हैं, डॉलर जब भी गिरता है तो आईटी कंपनीज के स्टॉक नीचे आते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज की मैक्सिमम जो कमाई है ना, वो डॉलर से होती है। अगर डॉलर इंक्रीज करता है तो आईटी कंपनीज की कमाई बढ़ती है, तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा सपोर्ट आता है। लेकिन अभी के समय तो गेम बिल्कुल ही अपोजिट चल रहा है। डॉलर इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर गया तो आईटी स्टॉक ऊपर चले गए। बल्कि होना यह चाहिए था कि डॉलर गिरा है तो आईटी स्टॉक नीचे जाने चाहिए थे। अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा यूएसडी आईएनआर। पिछले हम बोल सकते हैं 1 साल का डेटा है, जिसमें 1 साल में रुपीस के कंपैरिजन में यूएसडी डॉलर 9% मजबूत हो चुका है। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 2.5% नीचे है। सेंसेक्स की बात करते हैं 4.5% नीचे है। जबकि मैं आईटी की बात करूं तो 16% के साथ में आईटी नीचे है। पैटर्न आप डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे आपको डॉलर नीचे जाता हुआ देखने को मिला आज के दिन, और आईटी ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है आज के दिन। ये गेम काफी अपोजिट हो गया। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 1 साल में, तो 1 साल में डॉलर 8% ऊपर है और आईटी स्टॉक नीचे है, जबकि आईटी स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे काफी बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। आज वही गैप फिल हुआ, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाता है तो मार्केट के अंदर चीजें पॉजिटिवली देखी जाना शुरू हो जाता है। उसके बेसिस पे आईटी कंपनी के स्टॉक्स में भी बाइंग हो गई। अब देखो आईटी कंपनी के स्टॉक क्यों चले, जो मेन रीजन है वो डॉलर का नहीं है, यहाँ पे मेन रीजन है वैल्यू बाइंग का। आईटी कंपनीज की भी वैल्यूएशन काफी कम हो चुकी है प्रीवियस कुछ वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में। निफ्टी की वैल्यूएशन के ऊपर पिछले वीडियो में अपन बातचीत कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी शिफ्ट हो चुके हैं डी एस्केलेशन के ऊपर, जो कि आज मार्केट के अंदर प्ले कर गई। बट डी एस्केलेशन मुझे तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। मार्केट को बीच बीच में खबर आ जाती है, उसकी बेसिस पे मार्केट चल पड़ता है। लेकिन सेकंड जो रीजन है वो है Q4 के रिजल्ट। अब देखो Q4 के रिजल्ट नॉर्मली आईटी कंपनीज के सही आते हैं, और डिविडेंड भी आईटी कंपनीज ज्यादा देती है। जो भी इनका कोटा होता है पूरे साल का, अगर Q3 तक नहीं दिया तो कौन सा क्वार्टर बचा, Q4 ही बचा है। तो Q4 के अंदर कंपनी मेहनत भी करती है कि जितनी भी गाइडेंस मैंने दी थी या कंपनी ने दी थी टोटल फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो अगर आखिरी क्वार्टर बच रहा है तो उसके अंदर जितना हो सकता है उसको पूरा कर लो। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने ये सोचा कि Q4 के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, वैल्यूएशन भी नीचे है, साथ में मार्केट भी पॉजिटिव था। तो इस वजह से आईटी कंपनी के स्टॉक्स ऊपर गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूएस डॉलर की हायर रेट है, जो मैं आपको चार्ट में बता चुका हूँ। अभी डेफिनेटली गिरा है, लेकिन वैसे अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो साल भर में तकरीबन तकरीबन 9% 10% के साथ में जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो चुका है। उसका बेनिफिट मिलेगा आईटी कंपनी को इसी क्वार्टर में। वो भी एक पॉइंट है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आईटी कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 21 के आसपास है। और इसमें अगर मैं आपको चार्ट के बेसिस पे दिखाऊं तो ये पहले एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, आफ्टर कोविड एक ब्रेकआउट निकला तो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया। यहाँ पे निफ्टी आईटी ने सपोर्ट लिया, लेकिन अभी की जो गिरावट हुई है उसमें ब्रेक डाउन हो चुका है। अगला सपोर्ट डेफिनेटली ये था, जो कि 15 की वैल्यूएशन थी, बट इसके बीच में बहुत गैप है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये वैल्यूएशन
20 के भी नीचे चल जाएगी, जिसमें आईटी कंपनीज काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि 15 तक पहुँचेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली देखने को मिला है। अब देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं नंबर्स 9 तारीख से 9 तारीख को आईटी कंपनी के अंदर सबसे जो बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, इसके नंबर्स आने वाले हैं। उसके बाद में बाकी कंपनीज के नंबर्स आएंगे। अप्रैल के अंदर ही काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, यानी इसी महीने। सो इन्वेस्टर्स ने नंबर्स आने से पहले की बैट यहाँ पे ली है, ठीक है। ट्रेडर्स की मैं बात करूँ, बाकी इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्टेड होते हैं, और अभी चार्ट के अंदर भी देखते हैं कि इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं। एक और पॉइंट है, ये आपके सामने निफ्टी आईटी की टॉप 10 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स सबसे ज़्यादा चले हैं। जब भी मार्केट पुल बैक करता है, रिकवर करता है, तो स्टॉक आपको हिंट देते हैं कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा बाइंग है। सो कहाँ पे ज़्यादा अच्छी तेजी आ सकती है जब प्रॉपर रिकवरी आएगी। सो 4 कंपनी के स्टॉक हम इस गिरावट के अंदर भी और पहले से ही डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें से दो डिफेंसिव कंपनीज होती है। फर्स्ट होती है एचसीएल टेक, सेकंड होती है एलटीआई माइंड्री। दो अग्रेसिव कंपनीज होती है, हाई ग्रोथ कंपनीज होती है, हाई रिस्क की कंपनी होती है, जिसमें फर्स्ट आती है परसिस्टेंट, सेकंड आता है कोफोर्स। तो आप देख सकते हैं इन्हीं 4 कंपनीज के नेम्स आपको टॉप 4 में देखने को मिलेंगे। एलटीआई माइंड्री, उसके बाद में हम एचसीएल टेक देख सकते हैं डिफेंसिव में, और साथ में कोफोर्ज और परसिस्टेंट देख सकते हैं। अब टीसीएस और इन्फोसिस को देखो, लोगों को ज़्यादा पसंद है नहीं, इनको भूल चुके हैं क्योंकि इनके नंबर्स भी बहुत खराब आते हैं, प्लस रिटर्न्स भी नहीं आते हैं। सो अब इनकी जगह ले चुकी है एचसीएल टेक और एलटीआई माइंड्री, ठीक है। ये नए टीसीएस इन्फोसिस हैं, अभी के समय आप इसमें चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, इन्फोसिस टीसीएस खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कल ग्रोथ उन कंपनीज में होगी तो उनके हिसाब से बातचीत की जाएगी, बट काफ़ी डिफिकल्ट है ऐसे मार्केट कैप पे छोटी कंपनीज की तरह ग्रोथ दिखाना। अब देखिए कंपनीज को चेक करते हैं। एचसीएल टेक 3% की तेजी, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ईपीएस बीट है 2% के साथ में, यानी बाजार के एक्सपेक्टेशंस को पिछले क्वार्टर में इसने बीट किया था, और क्वार्टर 4 में भी बीट होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बताई जा रही है। सेकंड आप देखोगे तो जहाँ पे निफ्टी आईटी ने, टोटल सेक्टर ने, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस वहाँ पे निफ्टी आईटी के अंदर टॉप पे है, तो उन्होंने ब्रेकडाउन किया है, तो निफ्टी आईटी भी ब्रेकडाउन कर गया, लेकिन इसी बीच में ये कंपनी ब्रेकडाउन नहीं कर पाई और ये संभल गई, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है। प्लस ये वीकली चार्ट है, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इतने हफ्तों तक स्टॉक अपने सपोर्ट पे टिका था, ये भी स्ट्रेंथ है। सो अगर स्टॉक यहाँ से रिकवर करता है अच्छे नंबर्स पर और अपने स्मॉल रेसिस्टेंस पे पहुंचता है या नियर बाय रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, तो 26% का गैप है। अगर अपने ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, यानी रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, तो 43% का गैप है। अब ये जो रिटर्न्स निकलते हैं ना 40-50% के, एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को एक एक साल की, और एक साल में 40-50% के रिटर्न्स निकले विद डिविडेंड, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, कोई कम रिटर्न्स नहीं होते हैं। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है एलटीआई माइंड्री, 4% की तेजी यहाँ पे बनी। यहाँ पे ईपीएस मिस था 1% के साथ में ओनली, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छी एक्सपेक्टेशन है। और जैसे रिजल्ट आए थे उसके बाद में वॉर हुई थी, यहीं पे ब्रेकडाउन हुआ था। मैंने आपको कह दिया था कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और उसी पर स्टॉक आ चुका है, उससे थोड़ा सा ऊपर अपने फाइनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर ये अपने रेसिस्टेंस को लेता है तो 60% का गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो गैप है, ये जो वैल्यूएशन का गिरना है, ये काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अट्रैक्टिव बना देती है आईटी कंपनी के स्टॉक्स को, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इन्वेस्टर्स, और ये भी 26-27 का हम टाइम फ्रेम मान सकते हैं। अगर एक साल में ये स्विंग निकल गया तो तकरीबन 60% का गैप है। अगर ब्रेकआउट वगैरह हो गए तो मोर देन 60% निकलेगा, लेकिन स्टिल हम 60% की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं करंट मार्केट को देखते हुए। ग्रोथ कंपनी की बात करते हैं, परसिस्टेंट की बात करें, 3.5% की यहाँ पे तेजी बनी है। रिजल्ट बहुत तूफानी थे, 12% के साथ में ईपीएस बीट था। वैल्यूएशन अभी के समय थोड़ी सी कम हो चुकी है, और इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, अगर इसमें एक स्विंग निकल जाता है तो 27% का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो देखो जो आपको टाइम फ्रेम देखने को मिला है पिछले स्टॉक्स के अंदर, आप पीछे जाके देख लेना, उसमें जो गैप है ना एक एक साल का दिख रहा है, और यहाँ पे इतना गैप नहीं है। यानी 27-28% इसको कवर करना एक महीने में भी पॉसिबल है, एक साल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ग्रोथ कंपनीज हैं। अगर मैं कोफोर्ज की बात करूँ तो 4% की तेजी यहाँ पे बन गई, और ईपीएस यहाँ पे भी बीट है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। रिवर्सल हम अभी तो नहीं बोलेंगे, चलो इसके थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए तब जाके बोलेंगे। और क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले जो बैट कर रहा है, कॉन्ट्रा बैट कर रहा है या ट्रेडर के हिसाब से बैट कर रहा है, वो अभी खरीद रहा है। बाकी श्योरिटी मिलेगी क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आता है, अगर टीसीएस की तरफ से अच्छा
आउटकम निकल गया तो डेफिनेटली इन कंपनी के स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग होने वाली है। और यहाँ पे गैप है 63% का। सो आईटी कंपनीज में इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, डॉलर गिरा है उसके बाद भी, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर 8-9% ऊपर जा चुका है। और इस क्वार्टर में भी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज कर चुकी है। पिछले महीने की बात करें, जो मार्च का महीना गया उसके अंदर भी डॉलर काफ़ी इंक्रीज कर चुका है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बाइंग हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना ताकि आपको ब्रॉडर मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का आइडिया हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।